नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन के इस यूट्यूब चैनल और कॉलिंग क्लासेस पे। तो चलिए, जो लोग दोनों चैनल पर देख रहे हैं, दोनों का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे इस रिवीजन मोड क्लास के जो आधुनिक भारत में हम लोग देख रहे थे, एक रिवीजन क्लास के तौर पे, जिसमें हम लोग थ्योरी देखते हैं और थ्योरी के बाद उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं, फिर उसे देखते हैं। तो हम लोग टोटल आज जो हमारा ये जो होगा ये 6 नंबर का क्लास होगा। तो हम लोग टोटल 5 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो हम लोग जो स्टार्ट किए थे, जो फर्स्ट जो था हमारा यूरोपीय कंपनी का आगमन हम लोग ने देखा था सबसे पहले। उसके बाद हम लोग ने देखा था उत्तरकालीन मुगल वंश, जिसमें क्या होता है, जिसमें 1707 का जो होता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितना भी आता है उसका शासक मुगल साम्राज्य में, उसके बारे में हम लोग ने देखा था। फिर हम लोग ने देखा था मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य में शिवाजी देखे थे, पेशवा बाजीराव से, ये सब हम लोग ने देखे थे। और उसके बाद हम लोग ने देखा था क्या, सिख आंदोलन। सिख के 10 जो 10 गुरु हैं उनसे संबंधित जो 1-2 पॉइंट था उसे हम लोग देखे थे। और फिर हम लोग देखे थे रंजीत सिंह और गुरु गोविंद सिंह। सिख के जो 10वें गुरु थे वो तो देखिए उन्हीं के अंदर रंजीत सिंह हो गए, दिलीप सिंह हो गए, ये वाला पॉइंट देखे थे। और जो लास्ट जो हमारा था अंग मैसूर युद्ध था, जिसमें टीपू सुल्तान और हैदर अली का चर्चा था। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। ये हमारा जो हो जाएगा चैप्टर रहेगा। और इसके अंदर होगा बक्सर का युद्ध, महत्वपूर्ण जो है, एक पलासी का युद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार का। चलिए सबसे पहले तो कलर ले लेते, कौन सा कलर सही रहेगा। रेड ही सही है। देखिए, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। इस समय बंगाल में बिहार और उड़ीसा भी शामिल था, क्योंकि उस समय जो बंगाल था, पूरा बंगाल, तो उसके अंदर क्या था, बिहार तो था, बिहार से तो उड़ीसा निकला और झारखंड वगैरह। तो देखिए उस समय बंगाल में बिहार और उड़ीसा भी शामिल था। बिहार और उड़ीसा के साथ साथ बंगाल खनिज संपदा वाला महत्वपूर्ण राज्य था और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बंगाल सबसे महत्वपूर्ण था। और बिहार में सोरा का भंडार था। और उस सोरा का यूज क्या होता था, तो देखिए उसका प्रयोग होता था, बारूद गोला बनाने में किया जाता था। उपर्युक्त कारणों से, इन सब कारण से क्या था, अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार करने का सफल प्रयास किया, जिसमें बंगाल के नवाबों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। क्यों, जिसमें जो बंगाल के नवाब भी क्या था, उसका सपोर्ट भी था कहीं ना कहीं, तभी तो वो अधिकार करेगा। तो देखिए जो पहला नवाब होगा ये देखिए मुर्शिद कुली खां, बंगाल का नवाब 1717 से लेकर 1727 तक रहा। ये देखिए औरंगजेब के समय में 1700 ईस्वी में यह बंगाल का सूबेदार बना था। तो अंग्रेज इसे बंगाल का सूबेदार उस समय बनाता था, लेकिन ये क्या करता, बंगाल को स्वतंत्र कर लेता है। कब, 1717 में एक स्वतंत्र सत्ता स्थापना कर देता है और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का उदय होता है। किसके द्वारा, मुर्शिद कुली खां के द्वारा। और इसने मुर्शिदाबाद नामक नए नगर का निर्माण कराया। तो मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद नए नगर का निर्माण करवाया। इसने ढाका से राजधानी परिवर्तित करके मुर्शिदाबाद स्थापित किया। तो इसने ढाका से राजधानी परिवर्तित करके मुर्शिदाबाद राजधानी स्थापित किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ी ना देख रहे हैं। अगर पूछा जाए तो मुर्शिदाबाद नामक नगर किसके द्वारा निर्माण किया गया है, तो ये मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया है। और ढाका से राजधानी परिवर्तित करके कहाँ कर दिया है, तो मुर्शिदाबाद इसने किया था। चलिए आगे देखेंगे। अब देखेंगे शुजाउद्दीन के बारे में। शुजाउद्दीन 1727 से लेकर 1739 के बीच रहेगा ये। और इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को एक स्थल के रूप में संयुक्त करके प्रशासनिक व्यवस्था को कायम किया, जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि था। इसने क्या किया, तो इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को एक क्षेत्र के रूप में संयुक्त करके प्रशासनिक व्यवस्था को कायम किया, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि था। किसका, तो शुजाउद्दीन का। अब आएगा एक सरफराज खां। सरफराज खां 1739 में। इसके समय में अलीवर्दी खां नामक नए चरित्र का उदय हुआ था। एक नया कैरेक्टर यहाँ पे आ जाता है, अलीवर्दी खां, जिसने सरफराज का वध किया और
स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। सरफराज का हत्या करके ये बन जाता कौन? बंगाल का नवाब। कौन? अलीवर्दी खां। ये महत्वपूर्ण होगा नवाब। चलिए देखते हैं हम लोग अब अलीवर्दी खां के बारे में। अलीवर्दी खां 1740 से लेकर 1756 अब तक का यह सबसे महत्वपूर्ण नवाब था। जो अलीवर्दी खां यह सबसे अभी तक क्या महत्वपूर्ण नवाब था इसके समय में। देखिए क्या होगा, ये क्या कहेगा, अंग्रेज को कहेगा, मधुमक्खी से तुलना करेगा। ये अलीवर्दी खां ने अंग्रेज अर्थात यूरोपीय की तुलना मधुमक्खी से किया था। और उसका एक कथन है, अलीवर्दी खां के प्रसिद्ध कथन है, वो कहता है यूरोपीय या अंग्रेज के बारे में, मधुमक्खी को अगर नहीं छेड़ा जाए तो वह शहद देगा। अगर मधुमक्खी का अगर नहीं छेड़ते हो तो वह शहद देगा, लेकिन जैसे उसको आप छेड़ोगे तो वो आपको काट काट कर मार डालेगा। ये किसके द्वारा कहा गया था ये कथन? ये अलीवर्दी खां के द्वारा कहा गया था, यूरोपीय अर्थात अंग्रेज के बारे में। और अलीवर्दी खां को पुत्र नहीं था। अब देखिए अलीवर्दी खां का एक भी पुत्र नहीं था। 3 पुत्रियों में से उसकी 3 पुत्री थी, उसकी 3 बेटी थी। तीन बेटी थी, जिसमें से अमीना बेगम। तो अमीना बेगम का जो विवाह होता है ये पटना में हुआ, और घसीटी बेगम का विवाह पूर्णिया में हुआ था। और अलीवर्दी खां ने जैसे ही अपना उत्तराधिकारी अमीना बेगम का पुत्र सिराउदौला को घोषित किया, विरोध का सामना करना पड़ गया। किसको? सिराउदौला को करना पड़ेगा, अलीवर्दी खां को भी। क्या करता अलीवर्दी खां का एक भी तो पुत्र था नहीं, जो उसकी पुत्री थी 3, उनमें उसमें से जो एक पुत्री थी जिसका नाम है अमीना बेगम, उसका विवाह पटना में हुआ। और जो घसीटी बेगम थी उसका विवाह कहाँ हुआ? तो पूर्णिया में। और अमीना बेगम का जो बेटा था कौन? तो देखिए सिराउदौला, उसको उत्तराधिकारी घोषित कर देता कौन? ये अलीवर्दी खां के द्वारा किया गया। जैसे इसको घोषित करता उत्तराधिकारी बंगाल का, तो ये इसको क्या करना पड़ता? विरोध का सामना करना पड़ता, क्योंकि उसका मौसी वगैरह आ जाएगा, उसका भाई आ जाएगा उसके विरोध में। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे सिराजुद्दौला के बारे में। 1756 से लेकर 1757 अलीवर्दी खां के नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। मौसी घसीटी बेगम और भाई शौकत जंग ने इसका विरोध किया। मौसी घसीटी बेगम और भाई शौकत जंग ने इसका क्या कर देता है? विरोध कर देता है। और नवाब के सेनापति मीर जाफर इसका सबसे बड़ा क्या विरोध किया था। क्या है? मीर जाफर भी देखा जाए सिराजुद्दौला का साथ नहीं दे रहा था। अब देखिए कोलकाता नेक्स्ट है, एक तो उसका मौसी हो गया, उसका भाई हो गया शौकत, और साथ साथ जो कलकत्ता का जो सेनापति था उस समय, कलकत्ता का थे बंगाल का जो नवाब कौन था? मीर जाफर। इसका कौन करता? इसका विरोध करता है। किसका? सिराजुद्दौला का। और कलकत्ता के जगत सेठ अमीर चंद और बिहार के उप दीवान दुर्लभ राय भी अंग्रेजों का साथ मिल गया। अब जब अपना ही आदमी जब मिल जाएगा दूसरे के साथ, ऑटोमेटिक उसका सत्ता तो जाना ही था, क्योंकि यही इतिहास सिखाता है कोई भी सत्ता, कोई भी साम्राज्य कमजोर कब बना है? कमजोर तब हुआ है, उस पर किसी दूसरे का शासन कब आया है? जब किसी अपनों ने ही धोखा दिया हो। तो चलिए ये इतिहास रामायण से लेकर हर जगह आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, जब सिराज गद्दी पर आया तब कंपनी ने फोर्ट विलियम की घेराबंदी शुरू कर दिया और नवाब ने आदेश जारी किया। नहीं मानने पर अभियान किया गया और नवाब ने कलकत्ता पर अधिकार करते हुए इसका नाम बदलकर अलीनगर कर दिया। तो कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर किसने कर दिया था? सिराजुद्दौला ने कर दिया था। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सिराजुद्दौला को जैसे ही घोषित करता है नवाब बंगाल का, उसके नाना अलीवर्दी खां, तो उसको सामना करना पड़ता है विरोध उसके मौसी के द्वारा, उसका भाई शौकत के द्वारा, और उसका जो सेनापति था मीर जाफर, और साथ ही साथ कलकत्ता का जगत सेठ अमीर चंद और बिहार के उप दीवान दुर्लभ राय के द्वारा। क्या करता है, ये लोग भी अंग्रेज के साथ मिल जाता है और अंग्रेज के सपोर्ट से ये सब मिलकर क्या करेगा, सिराजुद्दौला को हटा देगा, फिर बना देगा किसको, एक कठपुतली के तौर पर इसको बना देगा मीर जाफर को। और देखिए जब सिराज गद्दी पर आया तब कंपनी ने फोर्ट विलियम को घेराबंदी शुरू कर दिया।
जो फोर्ट विलियम था उसका घेराबंदी कर रहा था, इसको मना करता है, लेकिन वो नहीं मानता है। तब ये अभियान कर देता है। तो अभियान किया कौन? सिराज ने अभियान किया और नवाब ने कोलकाता पर अधिकार करते हुए इसका नाम बदलकर अली नगर कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट घटना है जिसका नाम है ब्लैक होल। देखिए, काली कोठरी की घटना कब होता है? 1756 में ब्लैक होल। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम से गिरफ्तार 146 अंग्रेजों की, फोर्ट विलियम में जो अभियान जब करता है कलकत्ता में, जिसमें से 146 को क्या करता है, ये पकड़ के एक रूम में बंद कर देता है, छोटा सा रूम में, तो सभी को, सबका दम घुट के मर जाता है। इसमें से सबका नहीं, 143 लगभग इसमें से मर जाएगा। 143 नहीं, 123 मरेगा इसमें से। चलिए, तो देखिए, काली कोठरी की घटना, ब्लैक होल की घटना 1756 में हुआ था। और कब कब होता? देखिए, सिराजुद्दौला क्या करता, जब फोर्ट विलियम से जो गिरफ्तार करता अंग्रेज को, उसमें से 146 को करेगा, जिसको 14 फीट चौड़ा और 18 फीट लंबा, 14 फीट चौड़ा और 18 फीट लंबा एक छोटे से कमरा में कैद कर दिया। और अगले दिन दम घुटने से 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई। इसी को ब्लैक होल की घटना कहा गया। और इसका जो चर्चा जो किया है इस ब्लैक होल की घटना के बारे में, ये किया है अंग्रेज एक है हालबेल के द्वारा किया गया था। हालबेल के द्वारा किया गया ब्लैक होल घटना की चर्चा। तो ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला से संबंधित है और इसका वर्णन, इसका बताने वाला कौन है? तो एक अंग्रेज है, हालबेल था। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाराज होकर लॉर्ड क्लाइव को मद्रास से कोलकाता बुला लिया। उस समय रॉबर्ट जो क्लाइव कहाँ था, लॉर्ड क्लाइव, ये उस समय मद्रास में था। उसको बुला लेता अब कलकत्ता कि आइए अब यहाँ पे अब संभालिए, जिसने कोलकाता पर अधिकार करते हुए, और ये आता है कलकत्ता पर अधिकार करता है रॉबर्ट क्लाइव, और सिराजुद्दौला के साथ अली नगर की संधि भी किया। तो जो अली नगर की संधि किसके बीच हुआ? सिराजुद्दौला के बीच हुआ और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ है। अब है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब होता है? तो देखिए, अब प्लासी का युद्ध होगा कब? 23 जून 1757 में होता है प्लासी का युद्ध। और यह जो स्थान है बंगाल के नादिया जिला में स्थित है प्लासी। विद्वानों के अनुसार इस युद्ध का परिणाम पहले से तय था, क्योंकि नवाब के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति अंग्रेज से मिल गए थे। जो अमीर चंद नवाब, जो जगत सेठ, वो सब जो था, क्या था उसका, जो मीर जाफर जो नवाब का सेनापति था, सब के सब तो मिल ही गया था। तो ऑटोमेटिक है, जब पहले से डिसाइड है कि जब मिल जाए तो फिक्स था पहले कि कौन जीतने वाला है पूरा। तो इसी के द्वारा जो इतिहासकार है उसका कहना था क्या, ये जो प्लासी का युद्ध है वो तो पहले से डिसाइड था ये कौन जीतेगा। और देखिए, यह युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुआ। इसमें अंग्रेज जीत जाता है प्लासी के युद्ध में। और प्लासी के युद्ध का अंग्रेजों की तरफ नेतृत्व, जो प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेज की तरफ कौन नेतृत्व कर रहा था? तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। और नवाब की तरफ से मोहनलाल और मीर मदान ने अंतिम समय तक साथ दिया। तो जो सिराजुद्दौला को जो साथ दे रहा था, कौन दे रहा था? तो उसका साथ दे रहा था मोहनलाल और मीर मदान। मीर मदान से अंतिम समय तक साथ दिया, लेकिन भागने के क्रम में मीर जाफर के पुत्र मीर जाफर का पुत्र जो मीरन है, वह सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। फिर देखिए, प्लासी के युद्ध की तुलना, जो प्लासी के युद्ध की तुलना किया जाता है 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ किया जाता है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। चलिए, प्लासी के युद्ध, तो देखिए, प्लासी के युद्ध की तुलना पानीपत के जो प्रथम युद्ध है 1526 के उसके साथ किया जाता है। और प्लासी के युद्ध को बंगाल का प्रथम क्रांति कहा जाता है। तो बंगाल का प्रथम क्रांति किसे कहा जाता है? प्लासी का युद्ध को कहा जाता है। और इसकी तुलना किससे किया जाता है? प्लासी युद्ध का 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ किया जाता है प्लासी युद्ध का तुलना।
चलिए, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित कर दिया, जिसका श्रेय लॉर्ड क्लाइव को दिया जाता है। फिर क्या करेगा, जैसे प्लासी युद्ध में जीत जाता है अंग्रेज, वो अपना पोपट को किसको बैठा देगा, मीर जाफर को बैठा देगा। कब? 1757 से लेकर 1707। देखिए, यह अंग्रेज के सहयोग से गद्दी पर आया। जो मीर जाफर है ये अंग्रेज सपोर्ट से आता है, इसलिए 24 परगना की जमींदारी अंग्रेजों को प्रदान किया। किसने किया? तो मीर जाफर ने किया। मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव का गधा या गीदड़ कहा गया। तो मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा या गीदड़ कहा गया। किसे? मीर जाफर को। किसका? क्लाइव का कहा गया, क्लाइव का गधा। अब देखिए, मीर जाफर के बारे में कथन है। तो मीर जाफर के बारे में एक कथन है, और वह ये कथन है कि मीर जाफर एक ऐसा थैला था जिसमें जब चाहो हाथ डालकर धन निकाला जा सकता है। ये मीर जाफर के बारे में कहा गया। और मीर जाफर को हटाना बंगाल का दूसरा क्रांति था। तो देखिए, बंगाल का जो प्रथम क्रांति किसे कहा गया? प्लासी का युद्ध को कहा गया। और मीर जाफर को गद्दी से हटाना बंगाल की दूसरी क्रांति कहा गया। अब मीर जाफर को हटाकर देखा जाए तो मीर कासिम आता है, और 1760 से 1763 ये रहेगा। नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से राजधानी परिवर्तित करके मुंगेर स्थापित कर देता, क्योंकि जो मुर्शिदाबाद में काफ़ी ज़्यादा इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा था। इसी से ये परेशान होकर क्या करता है, अपना जो राजधानी है परिवर्तित कर देता है, कहाँ? मुंगेर कर देता है। और मीर कासिम क्या करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को बर्धमान, चटगांव और मिदनापुर का जिला दे दिया। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसने दिया? तो मीर कासिम ने दिया था। तो चलिए, मीर कासिम से क्या हो गया इसे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से जो राजधानी को कहाँ शिफ्ट कर दिया? जो मुर्शिदाबाद से कहाँ कर दिया? ये मुंगेर कर दिया। और मुर्शिदाबाद राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? क्या नाम था उसका? प्रथम जो था अलीवर्दी मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर का जिला दे दिया। और मीर कासिम ने मुंगेर में बंदूक और तोप बनाने की फैक्ट्री भी स्थापित किया है। तो मीर कासिम क्या करते थे? मीर कासिम मुंगेर में बंदूक और तोप बनाने का फैक्ट्री स्थापित किया है। तो अभी भी इलीगल रूप से देखा जाए तो मुंगेर काफ़ी क्या है, वो देखा जाए तो वहाँ पे मिलता है। बदनाम है कि जो यहाँ पे जितना भी होता है कट्टा उट्टा बंदूक वगैरह जो भी बनता है, इलीगल रूप से उसका सप्लाई भी किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दस्तक प्रथा। अब देखिए, दस्तक प्रथा क्या था? तो देखिए, यह बक्सर युद्ध का कारण था। जो दस्तक प्रथा था वो बस्तक युद्ध का कारण था, जो मीर कासिम से संबंधित है। तो जो दस्तक प्रथा वो मीर कासिम से संबंधित है। और इस प्रथा के अंतर्गत जिस व्यापारी के पास दस्तक नामक परिचय पत्र होता था, वह बिना कर दिए हुए क्या करता था? वो बंगाल के क्षेत्र में क्या करता था? एक मिनट। जिस पास दस्तक नामक परिचय पत्र होता था वह व्यापार कर सकता था। कहाँ? तो बंगाल के क्षेत्र में कर सकता था। अंग्रेज लोग ने इसका लाभ उठाते हुए जो नवाब का जो जितना भी क्षेत्र था, तो एक दस्तक देखा जाता है, एक उसके परमिशन दिया था, एक कार्ड था, परमिट कार्ड, जिसके तहत जिस व्यापारी को दिया जाता था उसको एक टैक्स वगैरह नहीं लगता था या कहीं कम लगता था। तो ये परमिशन दिया गया था कि अंग्रेजों को। लेकिन अंग्रेज क्या करता है? कुछ पैसे के लिए कुछ भारतीय को भी दिए, जो भारतीय व्यापारी था उसे भी दे देता है, और खुद तो कर ही रहा था, और भी जो बहुत सारे जो व्यापारी उससे देने से क्या होता है, इसको नुकसान हो जाता है, इसका जो राजस्व होता है इसका काफ़ी नुकसान होता है। जिस वजह से क्या होगा, ये दस्तक प्रथा को बंद कर देगा मीर कासिम। मीर कासिम बंद कर देता है, और जिसका फिर क्या हो जाएगा, इससे नाराज हो जाएगा जो भारतीय व्यापारी, और अंग्रेज तो ऑटोमेटिक इसका साथ ही था, तो दोनों मिलेगा, फिर इसके विरुद्ध कार्रवाई करेगा, अर्थात बक्सर का युद्ध फिर बनेगा, आगे आएगा। चलिए, तो भारतीय व्यापारियों के हाथ में बेचने का कार्य किया, और मीर कासिम को राजस्व की हानि होने से उसने दस्तक प्रथा को समाप्त कर दिया। अब अंग्रेज और भारतीय व्यापारी समकक्ष हो गए, दोनों क्या हुआ, अपसात हो गया। परिणाम स्वरूप मीर कासिम पर अभियान किया गया। मीर कासिम मुंगेर से भागकर पटना आ गया, और मीर कासिम क्या किया? मुंगेर से भागकर अपने राजधानी से कहाँ आ जाता है? पटना आ जाता है, जहाँ 148 अंग्रेजों की हत्या कर दिया। इसे इतिहास में
पटना हत्याकांड कहा गया। तो पटना हत्याकांड किसे कहा गया? तो मीर कासिम जैसे ही मुंगेर से भाग के पटना आ जाता है, वहाँ पटना आकर 148 अंग्रेजों को सपा चट कर जाता है, समाप्त इसको हत्या कर देता है। चलिए इसे क्या कहा? पटना हत्याकांड कहा गया। आगे देखते हैं। अब होगा बक्सर का युद्ध। तो देखिए बक्सर का जो युद्ध का जो तत्कालीन कारण क्या था? तो दस्तक प्रथा था। तो इस युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो दस्तक प्रथा था। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना, ये तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया और इस प्रकार भारत की संपूर्ण शक्ति यहाँ पराजित हो गई। क्योंकि जो देखा जाए तो अब जो तीन ही जो मेजर था उसमें मुगल हो गया, नवाब हो गया आपका, यहाँ अवध के नवाब हो गया शुजा-उद-दौला, साथ में इधर बंगाल का जो चल रहा था मीर कासिम। हालांकि मीर कासिम इस समय ये नवाब था नहीं। तो देखिए तो देखा जाए तो जैसे मुगल स्थापित जो मुगल था, मुगल का बादशाह कौन? शाह आलम द्वितीय को करता है, हरा देता है संयुक्त रूप से तीनों सेना। इससे साफ साफ डिसाइड हो जाता है अब जो मेन सुपर पावर कौन बन गया है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, यहीं से डिसाइड हो जाता है। तो पराजित हो गई। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो ने किया था बक्सर युद्ध का। और प्लासी युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट और लॉर्ड क्लाइव ने किया था। इस युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से राजनीतिक सत्ता को स्थापित कर दिया बक्सर युद्ध के बाद। अब देखिए इस युद्ध की तुलना 1527 के खानवा युद्ध के साथ किया जाता है। तो जो बक्सर की युद्ध का तुलना किससे किया जाता है? खानवा के युद्ध से किया जाता है। और प्लासी युद्ध का तुलना किससे किया जाता है? तो वो पानीपत के प्रथम युद्ध से किया जाता है। और इस युद्ध को बंगाल का तीसरा क्रांति कहा गया। तो बंगाल का प्रथम क्रांति किसे कहा गया? प्लासी का युद्ध को कहा गया। और बंगाल का दूसरा क्रांति किसे कहा गया? तो मीर जाफर को गद्दी से हटाना। और तीसरा युद्ध किसे कहा गया? तो बक्सर के युद्ध को बंगाल का तीसरी क्रांति कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या होगा बक्सर युद्ध के बाद? बक्सर युद्ध में तीनों को संयुक्त रूप से हरा देता है। इधर अवध के नवाब हो गया, शाह आलम द्वितीय हो गया मुगल, उधर मीर कासिम हो गया। फिर होगा ये इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ किया गया। तो इलाहाबाद की प्रथम जो संधि होता है ये कब होता है? 12 अगस्त को हुआ था। डेट भी याद रखिए कि बीपीएससी वगैरह में क्या डेट, अब डेट को पूछा जा रहा है मोस्ट ऑफ एग्जाम में। तो चलिए शासक शाह आलम द्वितीय के साथ किया गया। संधि शर्त के अनुसार शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन और करा तथा इलाहाबाद का क्षेत्र दिया गया। तो जो करा और इलाहाबाद का क्षेत्र जो उससे लेकर नवाब क्या अवध के नवाब से लेकर इसको दे देगा और 26 लाख रुपए पेंशन के तौर पे दिएगा। किसको? अभी मुगल को देगा। मुगल देखा जाए तो एक बात क्या वो सिमट गया, अब उसको हर चीज़ से हटा दिया, सत्ता वगैरह देखा जाए तो बस वो नाम मात्र का एक शासक रहेगा, फॉर्मेलिटी समझ लिया बस उसको। चलिए 26 लाख दे दिया कि अपना खर्चा पानी अपना कीजिए, साम्राज्य में क्या अपना जो राजमहल में है अपना खर्चा पानी चलाइए। 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन और करा तथा इलाहाबाद का क्षेत्र दे दिया। किसको? शाह आलम द्वितीय को, इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा। इस संधि के द्वारा शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दिया। अब क्या हुआ? जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अब इसे राजस्व वसूल करने की शक्ति किसे दे दिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। चलिए इलाहाबाद की दूसरी संधि। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि कब होता है? ये होता है 16 अगस्त को होता है। इलाहाबाद की दूसरी संधि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ किया गया और संधि शर्त के अनुसार शुजा-उद-दौला से करा एवं इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर शाह आलम द्वितीय को दिया गया और साथ ही 50 लाख युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल किया। अब देखिए क्या किया? उधर तो मुगल को 26 लाख दिया वार्षिक कर के रूप में और ऐसे नवाब से क्या ले लिया? 50 लाख ले लिया इधर से लिया उधर दे दिया, फिर भी इसके पास बच गया। तो और साथ में क्या कर दिया? इसका जो इलाहाबाद और करा का जो क्षेत्र था लेकर किसको दे दिया? मुगल को दे दिया नवाब से लेकर। ये दूसरा जो इलाहाबाद का जो दूसरा संधि हुआ था ये इसमें किया गया था। और क्षतिपूर्ति के लिए कितना लिया था? 50 लाख ले लिया था। अब देखिए इस प्रकार अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रित कर लिया, जिसमें
वहाँ के नवाब भी जिम्मेदार थे। जो वहाँ का नवाब था बंगाल का, इसका भी योगदान था, इसका भी सपोर्ट से हुआ, तभी तो ये सत्ता पे आ पाया। जैसे नवाब जो था मीर जाफर हो गया, ये सब क्या इसका सपोर्ट कर रहा था। चलिए आप देखेंगे हम लोग इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, चलिए उसे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से किसने मुर्शिदाबाद नामक नए नगर का निर्माण कराया और ढाका से राजधानी परिवर्तित कर मुर्शिदाबाद स्थापित किया? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया। और क्वेश्चन नंबर 2, किसने यूरोपीय अर्थात अंग्रेज की तुलना मधुमक्खियों से किया था? तो मधुमक्खियों से जो किया था तुलना अंग्रेज को, ये किसने किया था? ये अलीवर्दी खां के द्वारा किया गया। निम्न में से किसने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था? तो कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर किसने किया था? ये सिराजुद्दौला ने कर दिया था। और हालबेल ने ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया है, या किस नवाब से के समय हुआ था? कब होता है? 1756 में सिराजुद्दौला के समय में होता है, जिसमें क्या होता है 146 क्या करता है अंग्रेजों को, जब कलकत्ता अभियान करता है सिराजुद्दौला, तो वहाँ पे जो 146 नवाब अंग्रेजों को पकड़ के एक कोठरी में बंद कर देता है, जो 14 फीट चौड़ा और 18 फीट क्या होता है लंबा होता है, उसके अंदर डाल देता है। चलिए आगे देखते हैं। 146 और सब मर जाता है, उसमें से 123 मर जाता है, जो बचता है उसको निकाला जाता है, बहुत बुरा स्थिति रहता है। चलिए आगे देखेंगे। तो इसका क्या था आंसर? इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अगर मधुमक्खियों को छेड़ा नहीं जाए तो वह शहद देगा, लेकिन जैसे अगर इसे अब छेड़े हुए तो वो काट काट कर मार डालेगा। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये अंग्रेजों के बारे में कहा गया था, अर्थात यूरोपीय के बारे में कहा गया था। किसके द्वारा? ये अलीवर्दी खां के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो प्लासी के युद्ध में किसे पराजित किया था? ये किया था सिराजुद्दौला को पराजित किया था। और निम्न में से किसने 24 परगना जमींदारी अंग्रेजों को दे दिया? 24 परगना की जमींदारी किसे दे दिया गया था? किसने दिया था अंग्रेजों को? ये दिया था मीर जाफर दे दिया था। ये मीर जाफर किसके सपोर्ट से बना था? इसी अंग्रेज के सपोर्ट से बना था। क्वेश्चन नंबर 8, प्लासी के युद्ध का नेतृत्व अंग्रेज की तरफ से किसने किया था? ये कह रहा था लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। और निम्न में से किसने अंग्रेजों को चटगांव, मिदनापुर और बर्धमान का क्षेत्र दिया था? तो ये दिया था किसने? तो ये मीर कासिम दिया था। किसको लॉर्ड क्लाइव का गीदड़ या अथवा गधा कहा गया था? किसको लॉर्ड क्लाइव का गीदड़ या गधा कहा गया था? ये किसे कहा जाता था? ये मीर जाफर के बारे में कहा गया था। इसके बारे में क्या कहा था? मीर जाफर एक ऐसा नवाब है, ऐसा थैला है जिसमें जब चाहो हाथ डालो और धन निकाल लो। ये मीर जाफर के बारे में ही कहा गया था। निम्न में से किसने मुर्शिदाबाद से राजधानी बदलकर मुंगेर में स्थापित किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ये मीर कासिम के द्वारा किया गया था। मुर्शिदाबाद से शिफ्ट करके कहाँ कर दिया? मुंगेर कर दिया था। 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? तो देखिए, शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक था, मीर कासिम और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला को उपयुक्त में से सभी को पराजित कर दिया था। तीनों का जो संयुक्त था वो तीनों को समाप्त कर दिया। और इसी से डिसाइड हो गया कि असली सुपर पावर अब कौन होगा भारत में, अर्थात उसमें अंग्रेज हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पटना हत्याकांड और दस्तक प्रथा संबंधित है। तो पटना हत्याकांड में किससे संबंधित है? मीर कासिम। और दस्तक प्रथा भी इसके द्वारा लाया गया था। इसमें क्या है? 148 क्या करता है? अंग्रेज को ये खत्म कर देता है, मर्डर कर देता है। कौन? मीर कासिम। कहाँ? पटना का। देखिए, किसने मुंगेर में बंदूक और तोप बनाने की फैक्ट्री स्थापित किया था? तो ये मीर कासिम था। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी
सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर की युद्ध जो कर रहा था लीड अंग्रेज की तरफ से ये था हेक्टर मुनरो था, और प्लासी के युद्ध में था कौन? लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 16, 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त को हुआ था, तो 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि लॉर्ड क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय के साथ किया था। और द्वितीय संधि किसके साथ किया था? तो जो द्वितीय संधि ये शुजा उद दौला के साथ, बंगाल अवध के नवाब के साथ किया था। अवध, देखिए जो 1765 जो इलाहाबाद की प्रथम संधि था उसमें क्या करता? शाह आलम द्वितीय को 26 लाख वार्षिक पेंशन दे देता है, और क्या करता है? करा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र जो लेता है नवाब से, अवध के नवाब से, वो इसको दे देता है। साथ में इसे 50 लाख रुपया लेता है किसे? सेकेंड इलाहाबाद की संधि में नवाब से, अवध के नवाब से, ये दूसरा कहा गया। और दीवानी प्राप्त कर लेता है इसी इलाहाबाद के संधि से बंगाल, उड़ीसा और बिहार, तीनों जगह से दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, अर्थात राजस्व वसूली करने की शक्ति। तो चलिए जो हम लोग इससे संबंधित जो क्वेश्चन था हम लोग जो आज देखें, जो हमारा टॉपिक था आज का बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, इसमें बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध, बंगाल का कुछ नवाब से संबंधित कुछ पॉइंट था, हम लोग ने इसे कवर किया। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम लोग एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।